हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत ही शानदार जानदार इंग्लिश ग्रामर कोर्स की इस बहुत ही शानदार सीरीज में। आज जो हम ग्रामर में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रेपोजिशन। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, आपको ऑन का इस्तेमाल, एट का इस्तेमाल, इन का इस्तेमाल, इनटू का इस्तेमाल और ऐसे बहुत सारे जो प्रेपोजिशंस होते हैं उनके बारे में आपको पूछा जाता है। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए। हेडफोन, एयरफोन अगर हो तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। आपको आज मैं, चूंकि एक बात बता दूं आपको कि प्रेपोजिशन कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई 4 या 5 होते। प्रेपोजिशन बहुत सारे होते हैं। अराउंड ये 55 या 60 के आसपास होते हैं जो सारे बता रहा हूं। पर एग्जाम में जो आते हैं वो 15 से 20 प्रेपोजिशंस आते हैं। मतलब इस बात को आपको समझना होगा कि टोटल जो प्रेपोजिशन होते हैं कितने होते हैं। टोटल जो प्रेपोजिशन, मतलब मैं फिक्स नहीं कर रहा हूं, और भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी अनंत है, लेकिन लगभग 50 से 55 होते हैं। एग्जाम के पर्पज से अगर हम देखें, किसके पर्पज से, एग्जाम के पर्पज से अगर हम देखें तो दोस्तों ये आते हैं, ये लगभग एग्जाम में आते हैं अराउंड मैं बोल सकता हूं 18 से 20, है ना। दिस इज एन एस्टिमेटेड डिजिट्स, क्योंकि फिक्स नहीं है। पर मैं आपको मेन बता देता हूं कि एग्जाम में कौन कौन से प्रेपोजिशंस आते हैं। जैसे ऑन है, एट है, इनटू है, इन है, ओवर, अबो, इनसाइड, आउटसाइड, बिटवीन, अमंग, अपॉन, ऑन टू। इसके अलावा और भी अगर आप आगे जाएंगे तो और भी आपको टाइम वाले मिल जाएंगे, जैसे स्टिल है, टिल है, अनटिल है, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जो कंजंक्शंस भी होते हैं, प्रेपोजिशन भी होते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करने वाले हैं इस सीरीज में, प्रेपोजिशंस को मैं हो सकता है 4 से 5 लेक्चर में कवर करूं। मतलब प्रेपोजिशंस को जो है 4 से 5 लेक्चर में कवर इसलिए करूंगा ताकि आपको प्रत्येक प्रेपोजिशन को अच्छे से समझा पाऊं। अगर मैं एक ही दिन में समझाऊंगा तो हो सकता है क्लास में आपको पूरे 50 भी पढ़ा दूं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, समझ में कुछ नहीं आएगा। एक एक प्रेपोजिशन को उठाएंगे। जैसे ऑन है तो हमने ऑन को उठाया, उसका पूरा हिस्ट्री देखेंगे कि किस किस जगह पर ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए, आप सभी लोग आ गए हैं, अच्छी बात है। प्रेपोजिशंस आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रेपोजिशन का ये जो क्लास है दोस्तों, ये क्लास कौन सा है, ये पार्ट 1 है। प्रेपोजिशन का क्या है, ये पार्ट 1 है। और इस, अगर आपने अभी तक हमारा ग्रामर कोर्स ज्वाइन नहीं किया हो तो फटाफट ग्रामर कोर्स जाइए मास स्टडी ऐप पर, वहां पर आपको ग्रामर कोर्स मिल जाएगा। क्योंकि यहां पर तो आप सिर्फ क्लास देख रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नोट्स, और नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट। आपको लाइव टेस्ट मिल जाएंगे मास स्टडी ऐप पर। जैसे आपने यहां पर प्रेपोजिशन पढ़े तो आप उनके टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आता है, आंसर कैसे टिक करते हैं, आंसर टिक करने पर हम जो है किस तरीके से जो है हमारे मार्क्स आ रहे हैं, ये सारी की सारी बातें जो है आपको वहां पर पता चलेगी। तो ये जो कोर्स है इसका नाम है ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कोई पुलिस की एग्जाम, कोई आर्मी की भर्ती, एसएसबी, पीसीएस एग्जाम्स, पीएससी एग्जाम्स, यूपीएससी एग्जाम्स, 10वीं या 12वीं के विद्यार्थी जिनको एग्जाम में ग्रामर आती है, तो सभी एग्जाम्स के लिए ग्रामर कोर्स एप्लीकेबल है। बस आपको अपने दृष्टिकोण के हिसाब से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि प्रेपोजिशन होता क्या है। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे कि प्रेपोजिशन नाम से ही समझ में आ जाएगा, प्रीपोजिशन। नाम से क्या समझ में आ रहा है, एक बात आपको समझ में आ रही है कि एक लिखा है प्री, एक लिखा है पोजीशन। एक लिखा है प्री, एक लिखा है पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी वर्ड जो पहले पोजीशन लेता है, क्या करता है, पहले पोजीशन लेता है। जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं और अगर मेरे आगे कोई आके बैठ जाए तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, प्री पोजीशन हो जाएगी। मान लो ये पेन है और ये पेन के आगे मैं कोई और वस्तु रख देता हूं तो उसकी पोजीशन क्या हो गई, उसकी पोजीशन हो गई प्री पोजीशन। उसी प्रकार प्रीपोजिशन क्या करता है दोस्तों, सिंपल भाषा में कहूं तो प्रीपोजिशन जो होता है वो नाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है, नाउन के पहले आता है। नाउन, या मैं बोल सकता हूं प्रोनाउन, मतलब ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है उसे प्रेपोजिशन कहा जाता है। तो अभी हमने ये देखा कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। दूसरा, ये काम क्या करता है, इसका वर्क क्या है, इसका वर्क क्या है, तो ये क्या करता है,
रिलेशन बताता है। क्या करता है? रिलेशन बताता है। किसका रिलेशन बताता है? मन में सवाल आ रहा हो, सर कौन सा संबंध बताता है? तो ये क्या करता है? ये दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे एक नाउन अगर यहां है, कोई भी नाउन मतलब कोई भी नाम आ जाए, बात को समझना, कंसेप्ट समझा रहा हूं। एक नाउन यहां है और यहां पर एक नाउन है, तो दोनों के बीच में रिलेशन बताने का काम करेगा आपका प्रीपोजिशन। समझ में आया कि नहीं आया? दो नाउन के बीच में रिलेशन बताता है, या फिर नाउन प्रोनाउन के बीच में बताता है, या प्रोनाउन प्रोनाउन के बीच में बताता है। अल्टीमेटली ये दो सब्जेक्ट के बीच में, दो नाउन के बीच में, प्रोनाउन के बीच में संबंध बताता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि राहुल इज अंडर द टेबल, या मैंने यहां पर राहुल की जगह लिखा द केट इज अंडर द टेबल। अब यहां पर बताओ, आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है? आपको यह समझ में आ रहा है कि जो कैट है वो टेबल के नीचे है। मान लीजिए कि ये हमने एक चार्ट बनाया कि ये हमारी टेबल है और यहां पर ये कैट बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है? कैट बैठी हुई है ना? यहां पर कौन बैठी? कैट। कैट की पोजीशन क्या है? बिल्ली की पोजीशन क्या है? वो टेबल के नीचे है। तो ये जो कैट है ये एक नाउन है। समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो टेबल है ये भी एक नाउन है। भाई बिल्ली भी एक नाम है तो नाउन है। तो ये बिल्ली कहां पर है? टेबल के नीचे। पता कैसे चला? इस वर्ड से पता चला कि बिल्ली की पोजीशन क्या है? द केट इज अंडर द टेबल। बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है। तो अगर ये वर्ड हटा देंगे तो क्या हम पता कर पाएंगे? क्या ये वर्ड मैंने हटा दिया। अब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगा? द केट इज द टेबल, मतलब बिल्ली खुद ही टेबल बन गई। अब ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं कि कोई बिल्ली जो है वो टेबल हो जाए। टेबल अलग वस्तु है, बिल्ली अलग वस्तु है। लेकिन चूंकि जब हम यहां पर लिखते हैं क्या लिखते हैं? अंडर, तो समझ में आता है कि जो द केट है वो क्या है? वो टेबल के नीचे है। समझ में आया? तो अल्टीमेटली प्रीपोजिशन क्या करता है? ये प्रीपोजिशन मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। देखो ये टेबल के पहले आया ना, और नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर ये इस नाउन का संबंध दूसरी नाउन से करता है। समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which comes before noun or pronoun and relates this noun or this pronoun to another noun or pronoun. preposition वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और इस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरी या तीसरी प्रोनाउन या नाउन से स्थापित करता है। समझ में आ गया? अगर यहां पर मैं अगर ऑन लगा दूं तब भी सेंटेंस सही होगा। द कैट इज ऑन द टेबल। अगर मैं यहां पर कुछ और लगा दूं तो भी सही होगा। समझ में आया? तो यही तो हमें सीखना है। प्रीपोजिशन के लगभग यूज ना, बहुत सारे प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनके सेंस, जिनके मीनिंग कई बार सेम निकलते हैं। एग्जाम में हमें कंफ्यूजन होता है कि यहां पर 8 लगाऊं कि ऑन लगाऊं, कंफ्यूजन होता है ना। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि एक सही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कैसे करें। समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? प्रीपोजिशन की। देखिए क्या है? प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के कुछ अन्य शब्दों से करता है। वही चीज मैंने जो बताई कि प्रीपोजिशन क्या करेगा। प्रीपोजिशन का काम है, क्या काम है? किसी नाउन के पहले आना। ये नाउन है या प्रोनाउन भी हो सकता है। ये क्या करेगा? ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और इनका ये जो सेंटर में आएगा ना, तो ये रिलेट करेगा, इन दोनों को रिलेट करेगा आगे नाउन या प्रोनाउन को। एनपी का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन। एन मतलब नाउन और पी मतलब प्रोनाउन। तो इसका काम ही होता है कि इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना और सेंटेंस के मीनिंग को सही करना। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब यहां पर हमारे पास दो नाउन है, एक है द टेबल और एक है बुक। तो सेंटेंस क्या बना? बुक की पोजीशन कहां है? तो बुक इज ऑन द टेबल। ये ऑन एक प्रीपोजिशन है जो हमने लगाया और हमने ये पता लगाया कि ऑन की वजह से हमें समझ में आया कि जो बुक है वो टेबल पर है।
उसी प्रकार देयर इज अ बुक अंडर द टेबल, अगर ऑन की जगह अंडर लगा दिया तो जो बुक है उसकी पोजीशन कहां हो गई, नीचे हो गई। तो जो प्रेपोजिशन होते हैं ना वो अलग अलग कैटेगरी के भी होते हैं। कुछ प्रेपोजिशन आपको क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। मतलब अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं, क्या बात करूं, इसके टाइप्स की बात करूं तो प्रेपोजिशंस का एक सामान्य से, जैसे मैं अगर यहां पे लूं तो कुछ प्रेपोजिशन क्या होते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। इनको हम बोल सकते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। कुछ प्रेपोजिशन क्या करते हैं, टाइम बताते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या बताते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। कुछ प्रेपोजिशन प्लेस बताते हैं तो उन्हें कहा जाएगा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। समझ में आया कि नहीं आया? और भी टाइप हो सकते हैं, अभी हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे प्रेपोजिशन जो टाइम बताए, जैसे ऑन का इस्तेमाल हम टाइम के पहले करते हैं, ऑन संडे, ऑन मंडे। एट का इस्तेमाल भी हम टाइम के पहले करते हैं, जैसे एट 2 o'clock, एट 3 o'clock। प्लेस, जैसे मैंने कहा कि प्लेस बताने वाले जो प्रेपोजिशन, जैसे इनसाइड होता है तो ये प्लेस बताता है, अंदर की ओर। आउटसाइड होता है ये प्लेस बताता है। नियर होता है ये प्लेस बताता है। इन फ्रंट ऑफ ये प्लेस बताता है। ऐसे बहुत सारे प्रेपोजिशन होते हैं जो प्लेस बताते हैं। डायरेक्शन बताने वाले प्रेपोजिशन कौन कौन से होते हैं, टूवर्ड्स यानी की ओर होता है, अक्रॉस यानी उस पार होता है, ऐसे वर्ड्स। अल्टीमेटली ये एग्जाम में ऐसा तो कुछ नहीं आता है, बस हमें एक नॉलेज के दृष्टिकोण से हमें पता होना चाहिए कि प्रपोजिशंस को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। अब कंफ्यूजन पता है कहां क्रिएट होता है कि भाई जो कुछ ऐसे प्रेपोजिशन भी होते हैं जो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में भी आते हैं, टाइम में भी आते हैं, प्लेस में भी आते हैं। जैसे एक प्रेपोजिशन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा 8। अब ये 8 का इस्तेमाल हम टाइम के लिए भी करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 8 2 o'clock, तो जब टाइम बताते हैं तो 2 o'clock के पहले 8 लगाया। जबकि इसका इस्तेमाल हम प्लेस के लिए भी करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 8 स्क्वायर, चौराहे पर मैं कहां खड़ा हूं, तो मैं चौराहे पर खड़ा हूं। तो 8 का इस्तेमाल टाइम के लिए भी हो रहा है, 8 का इस्तेमाल स्क्वायर के लिए भी हो रहा है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा प्रेपोजिशन कौन से कैटेगरी में आता है। एग्जाम में वैसे ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आता है, ये सिर्फ उन्होंने कैटेगरी डिवाइड कर दी है कि भाई प्रेपोजिशन को 3 कैटेगरी या 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। वापस आ जाते हैं, चलिए वापस आते हैं यहां पर। ये समझ में आ गया आपको कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब हम सीधा चलते हैं और प्रेपोजिशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमारा प्रेपोजिशन है 8। 8 बहुत ही स्पेसिफिक है और लगभग हर एग्जाम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। इट कम्स इन एवरी एग्जाम, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, 10th 12th हो, कॉम्पिटिटिव हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, कोई सी भी एग्जाम हो, आपको 8 देखने को मिल जाएगा। और 8 है भी बढ़िया है। 3 से 4 नियम है। अब आपको कंडीशंस याद रखना है। आपको ये गलती नहीं करना है हिंदी में कि सर हिंदी में याद कर लो। कुछ लोग क्या करते हैं, हिंदी मीनिंग याद करते हैं कि सर ऑन का मतलब होता है पर, तो मैं तो ये भी बोलूंगा है ना कि ऑन का मतलब पर होता है, तो 8 का मतलब भी तो पर ही होता है, ओवर का मतलब भी तो पर ही होता है ना, अबो का मतलब भी तो पर ही होता अपॉन का मतलब भी तो पर ही होता है ना। अपॉन का मतलब क्या होता है, पर होता है। मैंने कहा ऑन टू का मतलब भी तो पर ही होता है। तो इसलिए डोंट ट्राई टू लर्न हिंदी मीनिंग ऑफ एनी प्रेपोजिशन। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी मीनिंग को याद करके आप नहीं जा सकते हो। आपको नियम याद करना पड़ेगा, क्योंकि सभी का हिंदी मीनिंग कभी कई बार पर निकलता है। अगर कई बार ओवर का मतलब ऊपर निकलता है तो अबो का मतलब भी ऊपर निकलता है, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए वी नीड टू रिमेंबर कंडीशंस। हमें याद होना चाहिए कि ऑन का इस्तेमाल किन किन सिचुएशंस में किया जाता है, 8 का इस्तेमाल किन किन सिचुएशंस में किया जाता है, 8 का इस्तेमाल किन किन वर्ड्स के पहले हो सकता है। ये सारा का सारा हमें कंटेंट क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला हमारा जो प्रेपोजिशन है वो है क्या है, 8। 8 का इस्तेमाल कहां करते हैं? देखो वैसे तो 8 का हिंदी मीनिंग पर होता है, मान लेते हैं, एक याद करने के दृष्टिकोण से हमने मान लिया कि 8 का मतलब पर हो सकता है ना। लेकिन कंडीशन याद करेंगे
देखिए 8 का पहला नियम क्या है कि 8 हमेशा छोटे स्थानों के पहले इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी स्मॉल प्लेसेस होते हैं वहां पर 8 लगाते हैं। 8 का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम के पहले किया जाता है। छोटे का मतलब होता है कोई टाउन हो, कोई कॉलोनी का नाम हो, कोई मोहल्ला हो, है ना, वहां पर बड़े बड़े शहरों के पहले इन लगाते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप बोलेंगे आई लिव इन दिल्ली, पर अगर आप दिल्ली के किसी नगर में रहते हैं तो आप बोलेंगे आई लिव 8 वसंत विहार। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। अधिकतर जो छोटे गांव होते हैं उनके पहले जो है हम 8 लगाते हैं। माई ब्रदर लीव्स 8 जाजुआ, क्या लिखा है, जाजोर। तो किसी गांव का नाम है कि मेरा भाई कहां रहता है, जाजोर में रहता है। क्योंकि ये जो वर्ड है ये गांव का नाम है, इसलिए गांव के नाम के पहले 8 लगा दिया। आई लीव 8 मुसल्लापुर हाट, है ना। अब मुसल्लापुर हाट क्या है, किसी गांव का नाम है या मोहल्ले का नाम है मुसल्लापुर, इसलिए यहां पे लिख दिया आई लिव एट मुसल्लापुर हाट। अगला माई सिस्टर इन लॉ लीव्स 8 इंदौर। अब यहां पर 8 इंदौर भी आ सकता है और इन इंदौर भी आ सकता है। पहले कंफ्यूजन को आपको समझना पड़ेगा। यहां आ जाओ, यहां आपको समझाता हूं। देखो हम कौन सा प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, 8 पढ़ रहे हैं। 8 का इस्तेमाल, पहला नियम क्या देखा कि ये आता है बिफोर स्मॉल प्लेस, छोटे स्थान के पहले ही आता है। अब स्मॉल प्लेस का मतलब, स्मॉल प्लेस तो कितना बड़ा भी हो सकता है, कितना छोटा भी हो सकता है। साइज के आधार पर हम नहीं बांट सकते, क्योंकि साइज, मान लो इंडिया की बात करेंगे, मतलब बड़े से छोटा प्लेस कोई सा भी हो सकता है। तो देखो पहले तो आप ये दिमाग में रख लो कि गली मोहल्ले के पहले हमेशा 8 आता है। कोई सा भी गली मोहल्ला हो तो उसके पहले क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, है ना। बात समझना, गली या मोहल्ले के पहले 8 आता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा आई लिव इन पंडित कॉलोनी, तो आई लिव 8 आ जाएगा यहां पर। आई लिव 8 पंडित कॉलोनी, ठीक है। कोई कॉलोनी की बात करें, कोई छोटी जगह की बात करें। दूसरा, जब हम बड़े से छोटे शहरों की बात करते हैं, बड़े से छोटे शहर की ओर, ठीक है। अब इस बात को समझना, जैसे मैंने कहा कि शी लीव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। कहां रहती है, दिल्ली में। पर दिल्ली में कहां रहती है, 8 वसंत विहार। यह वसंत विहार दिल्ली की बहुत बढ़िया कॉलोनी है। तो एग्जाम्पल को देख के क्या समझ में आ रहा है कि जब बड़े से छोटी ओर, मतलब बड़ा शहर होना उसके पहले इन लगाना, दिल्ली, और उससे छोटा शहर क्या है, वसंत विहार, मतलब कॉलोनी है। जबकि कॉलोनी बहुत बड़ी है, छोटे मोटे शहर के बराबर ही हो गई है, पर चूंकि पहले हमने इन लगा दिया तो सेकंड टाइम जब किसी स्थान की बात करेंगे और अगर वो छोटा है तो 8 लगाएंगे। समझ में आ गया। जैसे मैं भारत में इंदौर में रहता हूं तो आई लिव इन इंडिया 8 इंदौर, इस तरीके से आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो जितने भी छोटी कॉलोनीज होती है, छोटे स्थान होते हैं, मोहल्ले होते हैं, छोटे गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, उनके पहले हम 8 लगाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला नियम यहां पर वही बताया गया है, देखिए रूल नंबर 2, 8 का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों का लक्ष्य यानी गोल या टारगेट बताने के लिए, किया जाता है। जब हम इसको ऐसे समझो कि 8 का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी की और टारगेट करके किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर लक्ष्य यानी टारगेट करके बात, टारगेट करना हो, मतलब जब हम किसी पर्टिकुलरली व्यक्ति या पर्टिकुलरली वस्तु को टारगेट करके बोलते हैं तो उस टारगेट के पहले 8 आता है। किसके पहले आता है, टारगेट के। जैसे यहां पर एग्जांपल लिखा है शाउट इट। अब जैसे मैंने बोला कि डोंट शाउट खाली स्थान मी, मैंने कहा कि मुझे देखकर मुझ पर मत चिल्लाओ। ऑप्शंस आपके आते हैं ऑन, इन और आपका अगला ऑप्शन आता है 8।
और डी वाला ऑप्शन आता है नन। अब आप कौन सा आंसर टिक करोगे? एग्जाम में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, कई बार ऐसा क्वेश्चन आया भी, तो कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे बताइए? तो आप बोलेंगे सर बहुत ही आसान है। देखिए, डोंट शाउट मतलब चिल्लाओ मत। इसका मतलब क्या चिल्ला? किस पर? मुझ पर। तो भाई यहां पर मैं एक टारगेट की बात कर रहा हूं कि मुझे टारगेट मत करो। ऑन कब आता है? जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर होती है, टारगेट की बात नहीं होती है, ये भी नहीं आ सकता। इन कब आता है? जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो, इनसाइड हो, तब इन लगाते, ये भी नहीं आता। एट ही आंसर होगा, क्योंकि डोंट शाउट एट मी, शाउट एट मी। तो शाउट के साथ हमेशा एट वर्ड आता है। एक तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, दूसरा जब किसी पॉइंट की ओर की बोलते हैं कि उसको मत, उस पर मत चिल्लाओ, डोंट शाउट एट हिम। उस पर पत्थर मत फेंको। देखो मैंने क्या बोला? उस पर पत्थर मत फेंको, तो क्या बोलेंगे? डोंट थ्रो स्टोन्स एट हिम। समझ में आया? एट हिम आएगा क्योंकि आपने पॉइंट आउट करके बोला कि उस पर पत्थर मत फेंको, तो डोंट थ्रो स्टोन्स एट हिम। उसी प्रकार यहां पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे। लुकेट, देखो ये लुकेट वाला एग्जांपल एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। एग्जाम में मैं एग्जांपल देता हूं, ये लुकेट वाला समझना। लुकेट मतलब होता है देखना। यहां पे सिंपल सा पूछा, विंडो पर देखो। ऑप्शंस आपके ये रहे, ऑन द विंडो आएगा, अपॉन द विंडो आएगा, या एट द विंडो आएगा। बताओ क्या आएगा? चूंकि अचानक से देखने को कहा गया, पर्टिकुलरली पॉइंट करके कि उसी पर देखो, सिर्फ खिड़की पर ही देखना है। अब अरे इसकी आंखों में देखो, तो लुक एट हिज आईज। इसके चेहरे पर देखो, चेहरे पर। लुक एट हिज फेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लुक एट हिज फेस। तो आंसर क्या आएगा? एट। क्योंकि ऑन का इस्तेमाल तो वस्तुओं के लिए होता है। अपॉन एक वस्तु जब ना गतिशील अवस्था में दूसरी वस्तु पर गिरती तब आता है, इसलिए बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। ग्रम्बल आने होता है, ग्रम्बल एट, बड़बड़ाहट जैसे बोलते ना, उसको मत बड़बड़ाओ, उसको मत चिल्लाओ, तो ग्रम्बल होता है। एट किक, ये ग्रम्बल एट ना, एट यहां वाला है, ये एट यहां आएगा, ग्रम्बल एट। ठीक है। किक एट, जब किसी को लात मारना हो तो बोलते हैं उसे लात मारो, जैसे किक एट माई बाइक, किक एट द चेयर, किक एट द टेबल, इस तरीके से। अगला है शूट एट, जैसे निशाना साधने के लिए भी हम क्या करते हैं? शूट का इस्तेमाल करते हैं। शूट एट द एलिफेंट, शूट एट द लॉयन। पहले अंग्रेज लोग आते थे, जानवरों को बहुत मारते थे, गलत करते थे, अच्छी बात नहीं, इसलिए जानवर हमें देखने को नहीं मिलते। आपने देखा होगा कि हम टाइगर को देखने के लिए जू जाते हैं। पहले टाइगर, चीते ऐसे ही घूमते थे गलियों में, जंगलों में, मिल जाते थे लोगों को, है ना। आपको आजकल क्या है, सफाया कर दिया है। एक 12th में चैप्टर भी है ना, द टाइगर किंग, अगर आपने पढ़ा हो तो शूट एट मतलब किसी पॉइंटेड वस्तु को हिट करने के लिए वहां पे आपको शूट एट लगाना होता है। तो शूट के साथ हमेशा एट आता है। एम एट, जैसे बोलते ना, एम एट द मैंगो, उस आम पर टारगेट बनाओ। एम एट हिज बिल्डिंग, उसकी बिल्डिंग पर टारगेट बनाओ, है ना। जैसे वो क्या आता है ना, वो गोले तोप होती, तोप, तो तोप का टारगेट कर दो भाई, उस किले की ओर कर दो, तो एम एट द फोर्ट, इस तरीके से। लाफ एट, हम कई बार बोलते हैं कि राहुल पर मत हंसो, तो क्या बोलेंगे? डोंट लाफ एट राहुल। नाम के पहले भी प्रेपोजिशन आ सकता है ना, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, तो नाम के पहले भी प्रेपोजिशन आ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर एक चीज को समझेंगे अच्छे से तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। स्माइल एट, यानी किसी पर मुस्कुराना नहीं। डोंट स्माइल एट मी, मुझे देखकर मुस्कुराओ मत, है ना। बाइट एट यानी काटना। डोंट बाइट एट माई हैंड, डोंट बाइट एट माई पाम, काटो मत। ठीक है, तो ये सब आपको पता ही होगा। ग्राउल, है ना, ग्राउल भी हम करते हैं, मतलब करहाते हैं, उसे ग्राउल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला नियम क्या है? थर्ड रूल क्या है एट का? एट का प्रयोग समय अवधि के लिए अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। बहुत सिंपल सा नियम है,
छोटी मोटी एग्जाम में पूछ लेते हैं। 8 का इस्तेमाल जो टाइम होता है ना, टाइम 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, उसके पहले किया जाता है। ही विल रिच 8:05 AM, तो यहां पर आपको ब्लैंक आ जाएगा एग्जाम में कि वो 5 बजे पहुंचेगा, सुबह वाली 5 बजे AM है। ही केम एट 6 o'clock, तो ओ क्लॉक आ गया, टाइम देखो ओ क्लॉक आ गया तो 8 आ गया एग्जाम में। जैसे मैंने कहा कि भाई आई टेक लाइव क्लास 8 PM। अब बताओ यहां पे कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? तो आप बोलोगे सर बहुत ही आसान है, यहां पर आएगा 8। क्यों 8 आएगा? क्योंकि टाइम आ गया, यहां पर इन नहीं आ सकता है, 8 आ जाएगा। सिंपल सा नियम है, आपको याद रखने की जरूरत है। अगला देखिए, 8 का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के पहले भी होता है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पहले वो फिक्स है, कोई नियम लागू नहीं होता, इन्हें फ्रेजेस कहा जाता है अंग्रेजी में, है ना। जैसे यहां पर देखिए 8 होम, घर के पहले हमेशा होम ही आता है। कई लोग गलती करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार आया है 8 होम वाला, लोग इन होम लगा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं आपको, राहुल इज खालिस्तान होम, ये क्वेश्चन कई बार आया है। आपको ऑप्शन दे दिए, ए वाला ऑप्शन दिया आपको इन, बी वाला ऑप्शन दिया आपको ऑन, और सी वाला ऑप्शन दिया आपको 8। अब देखो आदमी यहां तक आ ही नहीं पाता है, दिमाग लगाता राहुल घर में है। अब उसने ऐसा सोच लिया कि राहुल घर में है, तो मे के लिए क्या लगा दिया, इन लगा के आ जाएगा और यहां आके तालियां बजाएगा। क्या करेगा? तालियां बजाएगा, बहुत बढ़िया इन लगा दिया। अरे भाई घासीराम तूने गलत कर दिया। घर के पहले हमेशा क्या आता है? 8 आता है। क्या आता है? 8। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर ध्यान रखने। और इंग्लिश का ऐसा है कि इंग्लिश में दोस्तों आपको वोकैबुलरी का ज्ञान होना बहुत जरूरी। अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आती तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वोकैबुलरी जितनी ज्यादा आएगी उतना ज्यादा हम अनसीन पैसेज सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन के मीनिंग को समझ पाएंगे, आंसर्स के मीनिंग को समझ पाएंगे। इसलिए वोकैबुलरी में रूट वर्ड्स होते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं, इनकी याद करने की ट्रिक होती है। क्या होती है? ट्रिक होती है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको हमारी एक वोकैबुलरी बैच है जो आपको ज्वाइन करनी चाहिए। देखिए ये हमारी वोकैबुलरी बैच है जिसका नाम है प्राइम वोकैबुलरी बूस्टर कोर्स। ठीक है, इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 महीने की है। इसमें सारी की सारी लाइव क्लासेस होती है। ठीक है, और 5000 से ज्यादा वर्ड्स, रूट वर्ड्स हम आपको कवर करवाते हैं, प्रैक्टिस शीट्स आपको देते हैं, इडियम्स फ्रेजेस देते हैं, पीडीएफ नोट्स देते हैं, और आपको टेस्ट भी देते हैं। क्या देते हैं? टेस्ट भी। तो सारा का सारा मटेरियल जो है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप सच में किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, इंग्लिश अगर आपको सच में दिक्कत दे रही है, तो ये वाला जो स्पेशल कोर्स है ग्रामर वालों के लिए है, वोकैबुलरी बैच। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मास्टरडी ऐप पर जाइए, उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद हमें कॉल करिए ताकि हम आपको लाइव क्लास में ऐड कर पाए। तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर लीजिए, या फिर आप खुद भी ज्वाइन करके हमें कॉल करके लाइव क्लास में ऐड हो सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बैच है, डोंट मिस दिस। क्योंकि अगर एक बार अगर आपको ईडियम फ्रेजेस आ गई, देखो लिखा है ईडियम एंड फ्रेजेस, तो ईडियम फ्रेजेस आ गई तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर मैं बात कर रहा था, कहां गए हम, यहां पर कि 8 का जो इस्तेमाल है वो हम कुछ फ्रेजेस के पहले भी करते हैं। कौन कौन सी फ्रेज होती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया 8 होम वाली, एट द स्टेशन। अब इसको ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि हम इस नियम को, चौथे नियम को ऐसा भी बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर प्लेस के पहले, पर्टिकुलर प्लेस के पहले 8 का प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जाता है ना। पर्टिकुलर प्लेस, जैसे मैंने कहा रेलवे स्टेशन, तो ये पर्टिकुलर प्लेस हो गया, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता, एक जगह, एक शहर में एक ही जगह होता है रेलवे स्टेशन। 8 पार्टी, एक निश्चित पार्टी की बात कर रहे हैं। 8 पेज नंबर 50, ऑन द पेज नंबर 50 नहीं बोलना है, 8 पेज नंबर 50। 8 स्कूल, मैं स्कूल में हूं तो ये नहीं बोलना आई एम इन द स्कूल, आई एम 8 स्कूल, ध्यान रखना। 8 द एयरपोर्ट, 8 अ मैच, 8 अ बॉटम, 8 कॉलेज, 8 थिएटर। ये क्वेश्चन भी आता है कि राहुल वॉज एट द थिएटर और ऑन द थिएटर, इन द थिएटर, तो एट द थिएटर आएगा। एट अ लेक्चर, एट अ कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस मतलब जो मीटिंग होती है उसे कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। 8 यूनिवर्सिटी, 8 द बस स्टॉप, 8 कंसर्ट, है ना। 8 ब्रिज, जो पुल के अगर आप पर्टिकुलरली ब्रिज पर खड़े हो तो 8 ब्रिज आएगा क्योंकि वो एक निश्चित स्थान हो गया है। ठीक है, एट द प्लेटफॉर्म, एट द टॉप, बोला एट द टॉप ऑफ द हिमालय,
तो हिमालय के सबसे ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ फ्रेजेस है जो आपको दिमाग में रखनी है, अगर एग्जाम में इनके आगे खाली स्थान आ जाए, ब्लैंक आ जाए तो आप कर देना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले भी किया जाता है। एक बहुत बड़ी जो गलती हम करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग के पहले हमेशा इन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? मॉर्निंग और इवनिंग के पहले इन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर कंफ्यूजन होता है जब हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं इन और दिन के हिस्सों की, तो मॉर्निंग जो आता है ना, उसके पहले हमें इन लगाना होता है। उसी प्रकार इवनिंग जो होता है उसके पहले हमें क्या लगाना होता है? इन लगाना होता है। ठीक है, तो हमारी रूटीन में है, हम रूटीन में बोलते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, लेकिन नाइट आती है तो वहां पर आपको क्या लगाना होता है? एट नाइट। क्या लगाना होता है? एट नाइट। तो कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कैसे आया है कि ही स्टडीज नाइट, वह रात में पढ़ाई करता है, और आपको ऑप्शन दे देगा कि बताओ भाई क्या आएगा यहां पर। तो आपको यहां पर एट नाइट लगाना है। क्या लगाना है? एट नाइट लगाना है। ही स्टडीज एट नाइट, इन नाइट नहीं लगाना है। कुछ लोग इन नाइट लगा देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, वो एरर वाला पूछ लेगा। एरर वाला कैसे क्वेश्चन पूछेगा? गलत वर्ड इस्तेमाल कर देगा। इस तरीके से देखो कैसे पूछेगा। वो एक क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि माय फ्रेंड इज वेरी हार्ड वर्किंग बिकॉज ही स्टडीज इन नाइट। ठीक है, आपको उसने बोला कि बताओ भाई कौन से हिस्से में, है ना, कौन से हिस्से में मिस्टेक है। ये चार पार्ट बना दिए उसने। पार्ट ए में गलती है, कि पार्ट बी में गलती है, कि पार्ट सी में, या पार्ट डी में। तो आपको उसने चार पार्ट दे दिए और आपको पूछा कि बताओ कौन से पार्ट में गलती है। तो अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश का नॉलेज, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप आराम से कर जाएंगे। तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको शुरू से सेंटेंस को पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सब्जेक्ट को मेन चीज मान के चलना है। सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आगे की जो हेल्पिंग वर्ब्स होगी, मेन वर्ब्स होगी, वो सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आगे की जो वर्ब्स होगी वो प्लूरल होगी। ध्यान रखना है। माय फ्रेंड अगर एक है तो यहां पे इज आ गया, मतलब ये सही है। माय फ्रेंड इज वेरी हार्ड वर्किंग, तो बिल्कुल हार्ड वर्किंग यानी मेहनती होता है ना। बिकॉज, क्योंकि, क्यों हार्ड वर्क है भैया? ही स्टडीज, अब ही के साथ यहां पर देखो क्या ऐसे आई एस लगाया है, तो हाँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो स्टडी का स्टडीज कर दिया। अगर यहां आई होता तो स्टडी होता, तो ये भी सही है। यहां पर लास्ट में गलती की, इन नाइट लगा दिया। यहां पे होना क्या था? यहां पे सही होना था एट नाइट, क्योंकि नाइट के पहले क्या आता है? एट आता है। तो मैं आपको यही कोशिश कर रहा हूं बताने की कि छोटी छोटी चीजें जो है आपको परेशान कर सकती है और आपके नंबरों को गायब कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वापस आते हैं यहां पर। तो समय सूचक शब्दों में सबसे पहला आपका आता है ये वाला, नाइट के पहले हमेशा एट लगाना। नून यानी दोपहर होता है, दोपहर के पहले हमेशा एट लगाना। एट डाउन, डाउन मतलब जो सुबह का समय होता है ना, मतलब मॉर्निंग से पहले का समय। जैसे मान लीजिए कि आपकी मॉर्निंग हो रही है, ये 12 बजे है, ये 3 बजे, 6 बजे और ये 9 बजे। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर आपकी मॉर्निंग हो रही, कितने बजे मॉर्निंग हो रही? 6 बजे। तो ये तो आपका मॉर्निंग का टाइम हो गया 6 बजे वाला, है ना। तो 5 बजे वाला जो टाइम होगा ये डॉन कहलाएगा, जहां पर सूर्य की किरणें हल्की हल्की दिखाई देती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता है, उसको डॉन का टाइम कहा जाता है। एक पहले गाड़ी भी आती थी, अगर आपको याद हो तो, सीडी डॉन, याद है? डिलक्स की आती थी सीडी डॉन। तो डॉन वही है वो, कि उदय, है ना। तो सुबह की जो मध्यम मध्यम किरणें होती है उसे डॉन कहा जाता है। तो डॉन के पहले भी आपको क्या लगाना है? एट लगाना है। डस्क इसका अपोजिट होता है, जो शाम को इवनिंग जो होता है ना, तो इवनिंग के बाद का समय मैंने, हाँ, इवनिंग के बाद का समय, जो रात को जो शाम होती ना, तो इवनिंग होती जैसे 6:30 के आसपास,
6:30 7 बजे के आसपास जो है हल्का हल्का सूर्य डूबने लगता है, हल्की सी उसकी लालिमा दिखाई देती है, उसे डॉन कहा जाता है। तो ये अपोजिट वर्ड भी है, ध्यान रखना। अगर आपको पूछ ले कि डॉन का अपोजिट क्या होता है, तो इसका होता है डस्क। तो ये शाम से संबंधित वर्ड है और ये सुबह के पहले का समय। सुबह के पहले का समय डॉन कहलाता है और शाम के बाद का समय क्या कहलाता है? डस्क कहलाता है। डस्ट नहीं, डस्क है ये, ठीक है। देखना मैंने गलत लिख दिया। डस्क। आगे एट मिड नाइट, आधी रात को। नाइट शब्द आ गया तो एट लगना ही है। एट आफ्टरनून, एट अ डे ब्रेक, एट अ ट्विलाइट। ये सारे के सारे वर्ड्स के पहले हमें क्या लगाना है? एट लगाना है। छठा रूल देखिए, सिक्स्थ रूल देखिए। एट का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले भी होता है। कुछ प्रचलन में कुछ वर्ड्स हैं जो हैबिट में आ जाते हैं बोलते बोलते। एट दिस मोमेंट बोलते बोलते, अरे यार एट दिस मोमेंट ना, पता है एट दिस मोमेंट आई एम फीलिंग वेरी बोर, मैं इस समय या इस पर्टिकुलर टाइम पर मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूं। एट दिस मोमेंट हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, हमें अभी ये करना चाहिए। एट दिस मोमेंट यू कंप्लीट योर वर्क, अभी तुम एक काम करो, इस समय तुम अपना काम करो। एट दिस मोमेंट मेल हिम, उसे मेल करो। एट दिस मोमेंट बाय अ न्यू कार, इस तरीके से। एट बेड टाइम मतलब सोते समय को ऑन बेड टाइम नहीं बोलेंगे, मतलब सोने के टाइम को बोलेंगे एट बेड टाइम, सोने का समय। एट दिस जंक्चर, इस चौराहे पर, जंक्चर मतलब चौराहा होता है। एट दिस आवर, इस घंटे पर, इस समय पर। एट दिस ईस्टर मतलब त्योहार का नाम है, जैसे एट क्रिसमस होता है। तो कुछ पर्टिकुलरली जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके पहले भी एट लगाया जाता है। नॉर्मली हमें हैबिट क्या है? ऑन दिवाली, ऑन नवरात्रि, ऑन ईद, लेकिन वहां एट आता है। त्योहारों के पहले एट का इस्तेमाल करना ज्यादा सुटेबल रहता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इनमें जाऊं उसके पहले एट का एक और इस्तेमाल होता है। एट का एक और नियम है, इसको आप रूल नंबर 7 डाल लीजिए, क्योंकि 6 तक ही लिखा है, 7 डाल लीजिए। इसका प्रयोग, एट का प्रयोग किसी कला यानी स्किल के पहले भी किया जाता है। किसी कला या किसी स्किल के पहले भी किया जाता है। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी कला में निपुण होता है तो वहां पर उस कला के पहले, किसी विषय में निपुण होता है, वहां पर उसके पहले एट लगाया जाता है। जैसे ही इज गुड, मान लो किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है। अब मुझे बताओ कि आप यहां पर क्या लगाएंगे? आपके पास दो ऑप्शन है, एट या इन। हिंदी के हिसाब सोचोगे तो आपके दिमाग में इन आएगा। आप बोलोगे वह इंग्लिश में अच्छा है तो मे के लिए इन लगा दो, तो ही इज गुड इन इंग्लिश, इन लगा के भाग जाओगे, खुश हो जाओगे घासीराम की तरह। लेकिन क्या ये सही है? नो। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी चीज में अच्छा या बुरा होता है, किसी कला में निपुण होता है या मूर्ख होता है, उस वर्ड के पहले आपको बेसिकली एट लगाना होता है, तो यहां पर एट आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यू आर बैड, बैड आने बुरा, यू आर बैड एट, बैड राइटिंग, तुम्हारी राइटिंग बहुत खराब है। तो यहां पे क्या लगाओगे बताओ? एट लगाओगे या फिर आप इन लगाओगे? तो बुरा हो या अच्छा हो उसमें आपको एट ही लगाना है। क्या लगाना है? एट ही। उसी प्रकार कोई आर्चरी यानी धनुर्धर में अच्छा है, राम गॉड लॉर्ड रामा वॉज गुड एट आर्चरी, आर्चरी मतलब धनुर्विद्या। कोई पढ़ने में गणित में अच्छा होता है तो समवन इज गुड एट मैथ्स, इस तरीके से। ध्यान रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में 12वीं की एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कॉम्पिटेटिव में भी आता है, 10th और 12th में आता ही आता है। अगला जो हमारा जो है वो है यूज ऑफ इन। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, बचपन से आप इसे पढ़ते आ रहे हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। 3-4 नियम है इसके। सबसे पहला नियम क्या बोल रहा है कि बड़े जगह, बड़े राज्य, महादेश, नगर आदि के पहले इनका प्रयोग करते हैं। चलिए जितने बड़े राज्य शहर होते हैं ना दोस्तों, बड़े स्थानों के पहले, छोटे स्थानों के पहले एट आता है तो बड़े स्थानों के पहले क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। इनका प्रयोग बड़े स्थानों के पहले करते हैं, जैसे देश का नाम आ जाए,
शहर का नाम आ जाए, महादेश, राज्य, महानगर आदि नामों के पहले होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए देख लीजिए। वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया चूंकि एक बड़ी कंट्री है इसलिए यहां पर इंडिया के पहले इन लगाया। इंडिया इज इन एशिया, महादेश मतलब महाद्वीप बोल सकते हैं। तो इंडिया कहां पर है? एशिया में है। एशिया भी एक बड़ा स्थान है इसलिए इन लगा दिया। शी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, चूंकि राज्य का नाम है इसलिए राज्य के नाम के पहले इन लगा दिया, बड़ा स्पेस होता है। मिस्टर ठाकुर लिव्स इन पटना, वो पटना में रहते हैं, यहाँ पी कैपिटल आएगा। मिस्टर ठाकुर कहाँ रहते हैं? पटना में रहते हैं। तो पटना भी एक बड़ा शहर है इसलिए इन आया। माय फादर इन लॉ लिव्स इन मुंबई, मेरे ससुर जी जो है वो मुंबई रहते हैं। मुंबई एक महानगर है, बड़ा शहर है। अल्टीमेटली बड़ा शहर है तो उसके पहले आपको इन लगाना ही है। पहले हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि बड़े से छोटे शहर की ओर जब हम जाते हैं ना, तब हम इन और एट का इस्तेमाल दोनों साथ करते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को समझना, हम क्या पढ़ रहे हैं? इन पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन को समझना कैसा आता है। कभी कभी डबल प्रेपोजिशन आपको पूछता है कि शी लीव्स वह रहती है, कहां रहती है? मुंबई और अंधेरी। अब यहां पर दो स्थानों के नाम है। अब आपको दो दो पेयर वाइज जो है आपको दे दिए हैं प्रेपोजिशन। बताओ कौन सा आंसर सही है? बताओ बताओ, चैट में बताओ विच आंसर। क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा वन वर्ड ही पूछे, कभी कभी पेड़ से भी पूछ लेता है। तो आपको पहले पढ़ना है, आराम से पढ़ेंगे, बात को समझेंगे, तभी तो आंसर आएगा ना। यहां देखो, शी लीव्स, वह रहती है। मुंबई एक बड़ी सिटी है, बड़ा शहर है, तो यहां पर क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए। और उसके बाद कहा? अंधेरी, अंधेरी मुंबई का एक हिस्सा है, एक छोटा सा कॉलोनी है, शहर है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे यहां पर? एट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? इन और एट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर इन और एट आ रहा है? एट और इन उल्टा आ रहा है, इन और एट ये वाला। तो डी वाला आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ध्यान होना चाहिए आपको। इसलिए महानगरों के पहले, बड़े बड़े राज्यों के पहले इन लगा देना। आगे आ जाते हैं। इनका प्रयोग निम्नलिखित फ्रेजेस में भी होता है। मैंने कहा था फ्रेजेस का मतलब होता है मुहावरे, कहानियां, लोकोक्तियां, जो भी आप समझ जाओ, है ना। जैसे इन द नाइट, तो ये तो बेसिकली गलत है, ये बहुत रेयर केस में इस्तेमाल होता है, इसको आप छोड़ दीजिए। इन द इवनिंग, इन द नून और इन द आफ्टरनून, ये तीन जो है फेमस इडियम्स है या फेमस फ्रेजेस है। जैसे मैंने आपको कहा था कि नॉर्मली जो है आफ्टरनून बोलेंगे तो इन आएगा, नून बोलेंगे तो एट आएगा। उसी प्रकार मॉर्निंग और इवनिंग के पहले हम इन लगाते हैं। तीसरा नियम क्या होता है? इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, मतलब समय की अवधि बताने के लिए भी किया जाता है। बड़ा ही शानदार चार्ट यहां पर बना हुआ है, अब बात को समझो। मतलब समय बताने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग किसके लिए करते हैं? समय बताना, समय मतलब टाइम। अब समय कैसा? जो निश्चित समय हो, सर्टेन टाइम हो, निश्चित, मतलब समय का नाम दिया हो, तब आपको इन लगाना होता है। समय कई प्रकार का होता है। यहां पर देखिए, इन अ वीक मतलब एक हफ्ते में, तो इन लगा, हफ्ते के पहले इन आता है। इन अ वीक, इन दिस वीक या इन दिस मंथ, महीने के पहले भी इन आता है। ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। महीनों के नाम आ जाए, किसी भी महीने के नाम आ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, महीने का कोई भी नाम आ जाएगा तो महीनों के नाम के पहले आपको इन लगाना ही है। जैसे आई सेलिब्रेट माई बर्थडे इन मई, मैं मई में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूं। याद होगा आपको, याद रखना, ठीक है। मई की कौन सी तारीख है पता लगा लेना। तो आई सेलिब्रेट माई बर्थडे इन मई, तो कोई सही महीना आ जाए, महीनों के नाम के पहले, हफ्तों के नाम के पहले आपको इन लगाना है। अगला सीजन, देखिए ऋतुओं के नाम के पहले, जितने भी ऋतुएं होती, मौसम होते हैं, वेदर होते हैं, उन सभी के पहले हम क्या करते हैं? इन लगाते हैं। जैसे इन समर, इन विंटर। जैसे आप बोलते ना, इस गर्मी में तुम कहां जाओगे? इस गर्मी में तुम कहां जाओगे? वेयर विल यू गो इन दिस समर? इन दिस समर। इन आया, क्या आया? इन आया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
विंटर होता है यानी ठंड का समय होता है, एक आपका स्प्रिंग होता है, एक आपका ऑटम होता है। नाम पता ही नहीं, पता है? स्प्रिंग को बोलते हैं बसंत, फरवरी का महीना जो होता है। ऑटम आने होता है पतझड़, और समर आने होता है गर्मी, पता ही होगा। विंटर एंड ठंड होता है, सर्दियों का मौसम, ठंड का मौसम। ठीक है, तो जितने भी मौसम, जितने भी सीजन आते हैं, है ना, वहां पर आपको इन लगाना है। अगला देखिए, जो सालों के नाम आते हैं, मतलब ईयर का कोई नाम दिया हो तो वहां पर आपको इन लगाना होता है। जैसे 2005 में, 2006 में, 2007 में, इन 1999, इन 2001, इन 1947, इन द ईयर ऑफ 1942, 1942 में, इन द ईयर ऑफ 1993, इन द सेंचुरी। साल का कोई भी नाम आ जाए आपको इन लगाना है। अगला क्या याद रखना है? सेंचुरी यानी शताब्दियों के पहले। शताब्दी जैसे इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था। जैसे 16वीं शताब्दी में जो है शेक्सपियर ने किताबें लिखी, तो शेक्सपियर रोड बुक्स इन 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, सेंचुरी का नाम आ जाएगा। अगला कोई उम्र का नाम हो, मतलब कोई एज का नाम हो, किसी एज का नाम, जैसे मान लो किसी 50-100 साल के एरिया में किसी व्यक्ति ने बहुत महान काम कर दिया, तो उसको उसकी एज माना जाएगा, उसको उसका एरा माना जाएगा, उसको उसका युग माना जाएगा। जैसे इन द विक्टोरियन एज, है ना, इन द एलिजाबेथन एज, तो इनको क्या माना गया है? एरा माना गया है। जैसे गांधी जी पैदा हुए तो गांधी युग कहेंगे, तो गांधी युग कहेंगे तो वो इन द एरा या इन द एज ऑफ गांधी जी, इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो चार्ट बना हुआ है ना, आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, शायद और क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन आया, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, ज्यादा कठिन नहीं दे रहा हूं, कि बताओ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपने बचपन में याद भी किया होगा। जैसे गांधी जी वॉज बोर्न गांधी जी 1869 में पैदा हुए थे। बताओ क्या लगाओगे? चार ऑप्शन आपको दे दिए, इन, एट और ऑन। तो यहां पे क्या आएगा? इन, क्योंकि वर्ष का नाम है। जब किसी ईयर का नाम होता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं दोस्तों? वहां पर हम लगाते हैं इन, लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बाकी इसी तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है ना। जैसे सिंपल मैंने ही आपको याद करवाया कि आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, मैं मई में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूं। बताओ क्या आएगा? तो किसी महीने का नाम आ जाए तब भी आपको क्या लगाना है? इन लगाना है। समझ में आया कि नहीं आया? किस सीजन का नाम आ जाए तब भी आपको क्या लगाना है? इन लगाना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला नियम देखते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट, इनका प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव कार, टैक्सी, जीप के पहले होता है। देखो, जब कोई वाहन जो होता है ना, जब कोई वाहन, नॉर्मली वाहनों के पहले हम बाय का इस्तेमाल करते। जैसे मैं बस से स्कूल जाता हूं तो क्या बोलेंगे? आई गो टू स्कूल बाय बस। क्या बोलेंगे? आई गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, लेकिन जब कोई वाहन आपका अधिकार के क्षेत्र में आ जाए, जैसे ही सिटिंग इन हिज कार, देखो वह अपनी कार में बैठा है, तो ये किसकी कार है? उसकी कार है, खुद की कार है, इसलिए यहां पे क्या लगाया? इन लगाया। ठीक है, शी गोज टू स्कूल इन हर जीप, वह अपनी खुद की जीप में जो है स्कूल जाती है। यू आर गोइंग टू कॉलेज इन योर टैक्सी, तुम तुम्हारी टैक्सी में जा रहे हो। तो नॉर्मली जब हम किसी चीज के पहले, वाहनों के पहले नॉर्मली क्या लगाते हैं? नॉर्मली तो बाय लगाते हैं। जैसे शी गोज बाय कार। लेकिन अगर जब प्राइवेट वाहन हो जाए, क्या हो जाए? प्राइवेट वाहन, तो यहां पर इन आ जाएगा। जैसे शी गोज इन हर कार। समझ में आया कि नहीं आया? शी गोज इन हर कार, यहां पर ये हर शब्द आने से इन लग गया, क्योंकि वो उसकी प्राइवेट कार में जाती है। अगर ऐसा बोलते कि वो अपनी कार में जाती है, तो फिर आपको क्या लगाना होता? तो फिर आपको लगाना होता बाय। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? पक्का? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए,
यूज ऑफ इनटू, इनटू का मतलब होता है के अंदर। जब कोई गतिशील अवस्था में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जाता है। इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी भी चीज के भीतर और गति के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। बात को समझना, आराम समझ में आ जाएगा। कोई एक वस्तु है, उस वस्तु के अंदर कोई एक चीज अगर इनसाइड चली जाती है और मोशन में गतिशील अवस्था में, तो वो क्या कहलाता है? इनटू कहलाता है। गतिशील अवस्था में एक वस्तु का दूसरी वस्तु के अंदर जाना। जैसे मान लो कोई लड़की है, रानी है, अब रानी क्लास में आ रही है, तो क्या बोलेंगे? रानी इज कमिंग इनटू द क्लास। क्यों? क्योंकि वो गतिशील अवस्था में, क्लास एक वस्तु है उसके अंदर घुस रही है। तो जब कोई एक वस्तु गतिशील अवस्था में दूसरी वस्तु के अंदर घुसती है तो वहां इनटू लगाया जाता है। जैसे मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं कि ये एक पेड़ है और इस पेड़ के साइड से एक नदी बह रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वो नदी के किनारे होते हैं। कहां होते हैं? नदी के किनारे। ठीक है, एक सेकेंड। अब यहां पर एक लड़का जो है वो इस नदी में कूद रहा है। क्या कर रहा है? ये लड़का जो आपको दिखाई दे रहा है नदी में ऐसे जंप लगा रहा है। तो आप क्या बोलोगे? यहां पर एग्जाम्पल क्या सेट होगा? मान लो इस लड़के का नाम राजू है, तो आप क्या बोलोगे? राजू इज जंपिंग इनटू द रिवर। इनटू क्यों बोला? क्योंकि नदियों के पहले तो इन आता है। सामान्यतः नदी के पहले क्या आता है? इन आता है। लेकिन यहां पर इनटू क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मोशन में है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर जा रहा है। तो नियम क्या बोला कि मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज के भीतर और गति। समझ में आया? अब इस बात को ऐसे समझो कि जैसे ये पेन है, ये पेन अगर मेरी जेब के अंदर है तो ये माई पेन इज इन द पॉकेट, पहले से रखी हुई है। लेकिन अगर ये गतिशील अवस्था में जाएगी तो वो इनटू कहलाएगी। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। फ्रॉग जो है वो कुएं में गिरा। किस में गिरा? कुएं में। तो गिरने की प्रोसेस को बताया गया है, वर्ब से पकड़ में आ रहा है। फेल यानी गिरना होता है। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूदा। द रॉबर्स ब्रोक इनटू द हाउस, जो चोर थे वो घर के अंदर घुसे। तो इसको हम अगर चार्ट के थ्रू समझे तो हम यहां पर ऐसे समझ सकते हैं। एक तरफ हमने लिखा इन, एक तरफ हमने लिखा इनटू। अब देखिए इन क्या करता है? स्थिरता को दिखाता है। किसको दिखाता है? स्थिरता को। जैसे आई एम इन द क्लास, तो मैं क्लास के अंदर फिक्स हूं। स्थिरता या कोई घिरा हुआ होना, घिरा हुआ होना, सराउंडेड, ये क्या करता है? ये गतिशीलता को दिखाता है, मतलब मोशन को दिखाता है, मोशन को दिखाता है। जैसे शी इज कमिंग इनटू द क्लास। अब बात को समझना दोस्तों, यहां पर मान लीजिए ये क्लास है, तो मैं क्लास के अंदर ऑलरेडी हूं। मैं कहां हूं? क्लास के अंदर हूं। और यहां पर ये क्लास है और ये उसका गेट लगा हुआ है, और यहां पर एक व्यक्ति आ रहा है, तो ये क्लास के अंदर घुस रहा है। इसलिए यहां पर क्या है? शी इज कमिंग इनटू द क्लास। यहां पर मिस्टेक हुआ है, शी इज कमिंग इनटू द क्लास। समझ में आया? इनटू कहां लगाते हैं? जब कोई एक वस्तु गतिशील अवस्था में अंदर घुसती है। जब कोई एक वस्तु ऑलरेडी उस चीज के अंदर है तो वहां पे इन लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुएं में पानी है, तो देयर इज अ वाटर इन द वेल। इन द वेल इन आएगा, क्यों? क्योंकि पानी ऑलरेडी स्थिर है। समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। जब कोई चीज परिवर्तित होती है, जैसे दूध से क्या बन जाता है? दूध से दही बन जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई द मिल्क कन्वर्टेड इनटू द कर्ड। तो जब कोई एक अपने रूप को दूसरे रूप में बदल लेता है तो उसको वहां पे टर्न इनटू कहा जाता है। एग्जाम्पल समझिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मान लो कोई चीज हिंदी में लिखा है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को कहा, उसका स्वरूप बदलने को कहा। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। मिल्क क्या बन जाता है?
दही बन जाता है, कर्ड मतलब दही। तो टर्न हुआ ना, चेंज हुआ, उसका रूप बदल गया। वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी जो होता है वो बर्फ बन जाता है, बर्फ पानी बन जाता है, यही संसार का नियम है। तो जब कोई एक व्यक्ति, एक चीज अपनी अवस्था बदलती है तो उसको टर्निंग को इनटू कहा जाता है, वहां पर इनटू आएगा। इनटू का प्रयोग वर्ब के बाद होने पर उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। देखिए कई बार क्या होता है कि जब कोई प्रपोजिशन, वैसे मैं आपको बताऊंगा आगे, एक बहुत बड़ा चार्ट दूंगा कि कैसे किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लग जाता है तो पूरा का पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे ब्रेक यानी तोड़ना होता है, इनटू यानी गतिशील अवस्था में अंदर घुसना, लेकिन ब्रेक इनटू हो गया तो जबरदस्ती प्रवेश करना हो गया, ब्रेक इनटू। जैसे एक क्वेश्चन आया कि द थीप, ब्रेक का ब्रोक मैंने कर दिया, ब्रोक इनटू माय हाउस, मेरे घर में चोर घुसा। तो ब्रोक इनटू का मतलब होता है अंदर घुसना, प्रवेश करना जबरदस्ती। ईट इनटू का मतलब क्या हो जाता है, नष्ट करना। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, जैसे हम बोलते हैं ना सीबीआई इज लुकिंग इनटू दिस मैटर, जैसे मैंने बोला कि सीबीआई इज लुकिंग इनटू दिस मैटर। तो यहां पर इस लुकिंग इनटू का मतलब होता है जांच करना। कभी कभी एग्जाम में आपको यह भी पूछ सकता है कि अंडरलाइन फ्रेज का मतलब बताओ, तो इसका मीनिंग क्या होगा, लुक इनटू का मीनिंग क्या होगा, तो आपको लगाना पड़ेगा आंसर टू इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट, ऐसा टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। टर्न इनटू यानी अनुवाद करना, डू इनटू यानी अनुवाद करना, लेट इनटू यानी अनुमति देना, और सी इनटू यानी विचार करना। तो इस तरीके से आप इनको कुछ याद कर लेंगे थोड़े बहुत को तो काम आपका हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यूज ऑफ ऑन। ऑन का प्रयोग बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑन भी, इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए ऑन का हिंदी मीनिंग तो वैसे पर होता है, और इसका स्थान क्या होता है, जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के सरफेस पर होती है। बात को समझना, जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के सरफेस पर होती है तब वहां पर ऑन लगाया जाता है। जैसे पेन अगर मेरे हाथ के सरफेस पर है, पाम के, सो द पेन इज ऑन माई पाम, ये मेरे पेन जो है मेरी हथेली पर है। तो स्थान स्पर्श की अभिव्यक्ति के लिए हम करते हैं देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, ये टेबल है आपकी, इस पे क्या रखी हुई है, किताबें रखी हुई है। क्या रखी हुई है, किताबें। तो बुक्स के ऊपर टेबल के ऊपर किताबें रखी है, तो ये क्या कर रही है, जो बुक्स है ना वो टेबल को स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, इसलिए यहां पर ऑन आएगा। ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हैंड, वह अपने हाथ में एक सूटकेस कैरी कर रहा था। तो सूटकेस और हाथ दोनों टच में है, और जहां चीज टच में होगी वहां पर ऑन आएगा। द हेड मास्टर सिटिंग ऑन द व्हील चेयर, कहां बैठा है, वो व्हील चेयर पर बैठा है, तो बैठा होगा तो डेफिनेटली उसका शरीर जो है वो कुर्सी को टच कर रहा है, इस तरीके से आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा कि द मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री, तो मंकी ट्री पर बैठेगा तो टच करेगा तभी तो बैठेगा ना, हवा में तो बैठ नहीं सकता है, बैठेगा तो टच तो होगा ना उसका बॉडी पार्ट मैंगो ट्री से, इसलिए ऑन द मैंगो ट्री आता है, इन द मैंगो ट्री नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला नियम देखिए, ऑन का प्रयोग पर के स्थान पर टाइम एक्सप्रेशन के लिए किया जाता है। देखो ऑन का इस्तेमाल भी टाइम के लिए करते हैं, लेकिन इसमें दिन का नाम आता है। हमने इन में क्या पढ़ा, महीने साल का नाम आए तो इन लगाना है, लेकिन जब किसी डे का नाम आ जाए तो हमें ऑन लगाना होता है। ऑन मंडे इवनिंग, ऑन द सेम नाइट, है ना, ऑन ट्यूसडे, ऑन मॉर्निंग ऑफ द इवेंट, ऑन द इवनिंग, इस तरीके से। नॉर्मली इनको छोड़ दीजिए आप, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये वाला है कि हफ्ते में किसी भी दिन का नाम आ जाए तो आपको ऑन लगाना होता है। उसी प्रकार जो तारीख होती है ना, तारीख यहां दिया नहीं है, मैं यहां लिखवा देता हूं, जो डेट होती है, डेट, तारीख के पहले भी हम ऑन लगाते हैं। जैसे एक फिर एग्जांपल देता हूं, गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, महीने के पहले नहीं, तारीख के पहले, मतलब तारीख होती है ना जो, अगर सिर्फ यहां पर अक्टूबर होता तो इन लगाते, लेकिन 2 अक्टूबर है इसलिए ऑन आएगा। 15 मई, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 15th ऑफ मई, 15 मई, तो ऑन 15th ऑफ मई आएगा। क्या आएगा, ऑन 15th ऑफ मई। क्यों, क्योंकि मैंने यहां पर तारीख बता दी, डेट बता दी पर्टिकुलरली, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे, ऑन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले भी होता है। अब निम्नलिखित शब्द कौन से होते हैं,
जो एक है ना, एक हैबिट में आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब, जैसे ऑन टेलीविजन, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन रेडियो, ऑन फोन, ऑन द टेलीफोन, ऑन स्ट्राइक यानी हड़ताल पर, जैसे मजदूर हड़ताल पर चले गए तो द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, ऑन लीव जैसे कोई छुट्टी पर रहता है तो बोलते ना कि द प्रिंसिपल इज ऑन लीव, तो ध्यान रखना है। ऑन फायर, आग पर, बोलते ना कि पुष्पा इज ऑन फायर, पुष्पा तो धूम मचा रहा है। ऑन अ डाइट, अब बोलते ना कि मैं आजकल डाइट पर हूं, मतलब कम खा रहा हूं। ऑन अ हॉलीडे, ऑन बिजनेस। ऑन अ टूर, किसी यात्रा पर होते हैं तो उसको ऑन अ टूर बोलते हैं, इन अ टूर नहीं बोलते हैं। ऑन अ ट्रिप, ट्रिप मतलब किसी यात्रा पर। ऑन द वॉल, जैसे कोई चीज वॉल पर है। ऑन द जर्नी, ऑन द कमिटी। ऑन डिमांड, बोलते ना ऑन डिमांड सेल चल रही है, इन डिमांड नहीं होता है, ऑन डिमांड होता है। ऑन 15th ऑफ मार्च, मैंने बताया था तारीख के पहले। ऑन ड्यूटी, ऑन लोन, ऑन 15 पेजेस नंबर। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको आप एक दो बार रीड करेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए बहुत सारी चीजों के लिए नियम काम नहीं करते हैं, कंडीशंस काम नहीं करती, हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें याद ही करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमने पढ़ा, हमने आज 4 प्रेपोजिशन कंप्लीट किए। कौन कौन से कंप्लीट किए? आज हमने ऑन, एट, इन और इनटू 4 प्रेपोजिशन कंप्लीट किए। अगली क्लास में 4 से 5 प्रेपोजिशन और लेंगे और उन्हें अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारा ऑनलाइन कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, अंग्रेजी ग्रामर के साथ साथ अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये हमारे सारे कोर्सेज हैं। ये कोर्स हमारा बहुत ही शानदार, इसका नाम है बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ये 6 महीने का कोर्स होता है जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलती है। 8-850 रुपए में हम आपको पढ़ा देते हैं। तो इसमें आपको टेस्ट, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेशन सब कुछ मिल जाता है। आप नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। एक्सपर्ट बैच है। एक्सपर्ट बैच मतलब अगर आपको सिर्फ इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी हो, एडवांस लेवल के डिबेट्स करने हो तो एक्सपर्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये पर्सनल क्लास है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, अगर आपकी नौकरी लग जाए, घर सरकारी नौकरी लग जाए, पैसे की दिक्कत नहीं हो, तो आप हमारी पर्सनल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल क्लासेस मतलब व्हाट डू यू कॉल इट, कि इसमें आपको एक टीचर पढ़ाएगा, एक अकेले आपको पूरा 1 महीना पढ़ाएगा और आपको इंग्लिश का मास्टर बना देगा। ये मेरी बुक है, बड़ी शानदार बुक है। इसमें वोकैबलरी भी है, नोट्स भी है, सारे टॉपिक, टेंसेस, मॉडल पैसेज, 500 वर्ब का चार्ट है, सब कुछ दिया हुआ है। आपके काम की चीज है ये वोकैबलरी बैच। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो छोटे बच्चों की स्पेशल बैच चलती है जिसका नाम है किड्स स्पोकन इंग्लिश बैच। छोटे बच्चों के लिए आप उनको करवा सकते हो घर बैठे। ये टेस्ट सीरीज है। आप अगर अपनी वोकैबलरी को इंप्रूव करना चाहते हो तो ये टेस्ट सीरीज है, इसका नाम है इंग्लिश वोकैबलरी टेस्ट सीरीज। ये 100 रुपए की टेस्ट सीरीज है, 99 रुपीज में आप बढ़िया से इस्तेमाल करिए। और ये डेली यूज सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस हम जो अपनी दिनचर्या में उपयोग करते हैं उनके लिए आप ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने आज की क्लास में आपको प्रेपोजिशन समझा दिए हैं। अच्छे से इसको रिवाइज करिए। जो नोट्स है और जो इसके टेस्ट है आज के टॉपिक के, वो ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी ही। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए और रोज क्लास को देखिए। और आपका कोई भी फ्रेंड या कोई भी दोस्त अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उसे मास स्टडी के बारे में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू टुमारो।